Good morning, students. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning. ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज an interface in between the user and this hardware and interact with the help of this software. Software is just like a device driver that help the user to connect with operating system and send the appropriate command to hardware with the help of this device drivers and operating systems. Then this is the functions of operating system. कल हम लोग ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार रिव्यू कर रहे हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, एक्ट्स एज एप्लीकेशन इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमारे डिफरेंट टाइप्स एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? Write down the name of some operating system and what are the different types of operating systems. All of you know the operating system is a system software that is a part of system software that is responsible to execute, to process, to control, to manage your resources. But हमारे सामने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं और शायद आप लोग उसके बारे में जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला है वो है हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। शायद आप लोगों में से किसी ने इस पे वर्क किया हो। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ऑन अ सिंगल टास्क एंड अ सिंगल यूजर। एक बार में वो एक यूजर के साथ और एक पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है, मल्टीपल टास्क को हैंडल नहीं कर सकता। इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था और जो शुरुआत में उसको पॉपुलर हुआ, दिस इज कॉल्ड एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक बार में एक टास्क को हैंडल कर सकता था और एक ही यूजर इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता था। जैसे आज के जो सिस्टम्स हैं, अभी जो मैं सिस्टम के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक तरफ गूगल मीट खुला हुआ है, एक तरफ पीडीएफ खुला हुआ है, एक तरफ से मैं अपना हेडफोन ऑपरेट कर रहा हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी है। मेरी जो क्लास है वो रिकॉर्डेड भी हो रही है। इसका मतलब है कि मेरा जो सिस्टम है वो मल्टीपल टास्क पैरेलल टाइम कर रहा है। बट जो हमारे सिंगल यूजर सिस्टम थे, सिंगल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो एक बार में केवल एक ही वर्क कर सकते थे। अगर कोई दूसरा वर्क आता है तो वो वेटिंग स्टेज में चला जाता है और जब वो पहले वर्क को कंप्लीट कर लेता है तब वो दूसरे टास्क को कंप्लीट करना शुरू करता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एज सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एमएस डॉस। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि एक बार में एक ही करे? तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ, एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, हो सकता है आप लोगों ने इस पे काम किया हो। एमडी, या सबको विजिबल है? विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? Yes, sir. या Yes. तो Yes, sir. हमारा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एक ये मेरा प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल वो कुछ इसी तरीके का होता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फोल्डर्स होते हैं। जैसे मेरे सिस्टम में एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है, एक ई ड्राइव है। तो इसी तरीके से ये बाय डिफॉल्ट मान लीजिए अगर हमारा अभी सी ड्राइव में है, मैंने एक कमांड यूज की सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, उसने डायरेक्टरी को चेंज कर दिया। अगर मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना चाहता हूं, मान लीजिए, तो मैंने लिखा सीडी पाइथन, क्योंकि मेरा पाइथन नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। अगर अगर मैं अभी आपको सी ड्राइव ओपन करके दिखाऊं तो सी ड्राइव में मेरा पाइथन नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, तो ये पाइथन में चला गया। अब अगर मैं वहां पर कुछ देखना चाहता हूं, देखिए dir कमांड मैंने यूज की,
और उसने हमें बता दिया कि ये जो वॉल्यूम है वो ड्राइव सी में है, इसका सीरियल नंबर ये है, इसकी डायरेक्टरी ये है, 1 तारीख को 7/9/2020 को इसको मैंने ऐसे किया, इसमें 3 डायरेक्टरी हैं और इतने बाइट्स ऑफ मेमोरी फ्री है और ये है, इसकी पूरी जानकारी उसने हमको दे दी। तो इस तरीके का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगर इसके अंदर मैं कोई फाइल बनाना चाहूं तो उसके लिए कमांड थी, उस फाइल में कुछ कंटेंट लिखना चाहूं तो उसके लिए कमांड थी, अगर मैं उन कंटेंट को ओपन करना चाहूं तो उसके लिए कमांड थी। लेकिन आज जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, दिस इज अ टोटल यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको वो व्यक्ति भी ऑपरेट कर सकता है जिसको ये सब कमांड्स नहीं पता। अब जैसे अगर आपको ये नहीं पता कि cd कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी, तो आप अपनी डायरेक्टरी को चेंज नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक अ डंप स्क्रीन। आपके सामने ये स्क्रीन है, आप इसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ये एक कंसोल है आपके लिए। जब तक आप कंप्यूटर ट्रेंड नहीं है या आपको बेसिक नॉलेज नहीं है इसकी, तब तक आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज यूजर फ्रेंडली। आप खट से राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर आता है, न्यू फोल्डर कर लिया। अब उसके अंदर आप एक्सेल क्रिएट करना चाहते हैं, नोटपैड क्रिएट करना चाहते हैं, पावर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप वो प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम। बट यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं एक बार में एक ही फाइल को ओपन कर रहा हूं, एक बार में एक ही फाइल को चेंज कर रहा हूं। मैं मल्टीपल टास्क ओपन नहीं कर सकता, मैं फाइल को मल्टीपल तरीके से एडिट नहीं कर सकता। तो कुछ कुछ इसी तरीके का होता था वो, जिसको हम कहते थे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कोई भी काम करने के लिए हमें कमांड्स की जरूरत होती थी। इफ यू वांट टू डिस्प्ले द फोल्डर डायरेक्टरी देन यू यूज dir। इफ यू वांट टू शो पेज वाइज तो dir पेज वाइज यूज करते थे। विड्थ वाइज यूज करना चाहते हैं कि सबसे जो बड़ी फाइल है वो पहले आए, कम साइज वाली फाइल बाद में आए, तो उसको हमको विड्थ वाइज ओपन करना पड़ता था। लेकिन उन सभी चीजों के लिए हमें कमांड्स की जरूरत, और जिसको वो कमांड्स आती थी, जो टेक फ्रेंडली था, जिसको कंप्यूटर ट्रेंड था, तो वो यूज कर सकता था। और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी वो कमांड्स नहीं जानी तो उसको वो यूज नहीं कर सकता। ये एक सबसे बड़ा अंतर है उस ऑपरेटिंग सिस्टम। या नेक्स्ट, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो मैंने एकदम सिंगल टास्क की बात बता दी। अब सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? दीज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन द मोर देन वन टास्क एंड प्रोसेस पैरेलली उनको कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? विंडो 95 और द लेटर विंडोज ऑफ विंडोज। जो विंडोज के वर्जन है उसके एग्जांपल हैं। वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी एक यूजर से लॉगिन किए हुए हैं और आप मल्टीपल टास्क, पैरेलल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। विंडो इज एग्जांपल ऑफ दिस। दिस इज मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स आर द अलाउड टू एक्सेस द सेम डेटा। एक ही डेटा को मल्टीपल यूजर्स अलाउ कर सकते हैं, और द इंफॉर्मेशन एट द टाइम वाया अ नेटवर्क। मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम में उस डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका लाइनेक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज के जो एक्स्ट्रा जो लेटेस्ट वर्जन हैं वो भी हमारे इसके एग्जांपल्स। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अ सिंगल प्रोसेस रन ऑन 2 or more प्रोसेसर। आई रिपीट, अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो एक प्रोसेसर की बात कर रहा था, जो कल हम लोगों को किसी ने बताया था कि सर प्रोसेसर इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी तक हम एक प्रोसेसर की बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं कि अ सिंगल प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड। कोई एक प्रोग्राम है, ग्रुप ऑफ स्टेप्स हैं, जब उनको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, तब उसको हम कहते हैं प्रोसेस। कल मैंने दिखाया था कि प्रोसेसेस कैसे रन करते हैं। तो जब हम एक सिंगल प्रोसेस को रन करते हैं दो या दो से अधिक प्रोसेसर पर, तो ऑल द प्रोसेसिंग एंड देयर मैनेजमेंट कैन टेक प्लेस इन अ पैरेलल वे। Hence, this operating system are called parallel processing, multi-processing। एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम मल्टी प्रोसेसिंग भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने कोई असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट में 10 क्वेश्चंस हैं, और एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि ये 10 के असाइनमेंट तुमको करने हैं, वो अकेला कर रहा है। और एक जगह मैंने 3 लोगों का ग्रुप बनाया और उनको कहा, तो उन तीनों ने क्या किया कि अपने अपने काम को बांट लिया। कहा कि 3 क्वेश्चन तुम करो, 3 क्वेश्चन हम करें, और उसमें एक स्मार्ट था, उसने कहा हमने 4 क्वेश्चन मैं करूंगा। तो पहले कौन कंप्लीट करेगा?
पैरेलल प्रोसेसिंग कहाँ पे है? सिंगल वाले में कि जहां हमने टास्क का बंटवारा किया, ग्रुप में किया, वहां पे है? हाँ, आदित्य, आदित्य कुमार शाह, यस सर। कहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है? जहां पर हमने एक प्रोसेसर था और एक 10 क्वेश्चन दे दिए वहां पर, कि जहां 3 का ग्रुप बनाया और वहां पे वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ वहां पे? सर पहले वाला। पहले वाले में होगा, एक वाले में मल्टी प्रोसेसिंग होगी। मल्टी प्रोसेस का मतलब क्या? कि एक ही काम को 2-3 जगह किया जा रहा है। अब एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग में बहुत सारे काम, अब एक आदमी को दे दो कि तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, तो सारी व्यवस्था वही करेगा, उसका नक्शा भी वही पास कराएगा, जो ईंटें होंगी उनका जुगाड़ भी वही करेगा, रॉ मटेरियल जो होंगी उनका भी वही जुगाड़ करेगा, लेबर होगा उसका भी जुगाड़ वही। और एक जगह मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कई सारे हैंड्स हैं, 4-5 लोग हैं, अब मैंने सबको अलग अलग काम दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है काम पहले भी उन्हीं का होगा और वो टाइम भी कम लेगा और बेटर भी हो सकता है। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर एम्बेडेड इन अ डिवाइस। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले भी दे चुका हूं। जैसे मेट्रो रेल है, मेट्रो में अगर आप लोग, कौन कौन गया है मेट्रो में? मेट्रो मैं यस सर। सर गए हैं। यस सर। कई लोग कह रहे हैं। अमृता, यस सर। हाँ, क्या मेट्रो रेल में जाने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रोसीजर जानना सर चाहता हूँ। हाँ सर पहले एक टोकन मिलता है उस हाँ सर मैं नाम नहीं जानती हूँ उसका क्या होता है, हाँ, बट ठीक है। उसको वहां वो टोकन हमने काउंटर से परचेज कर लिया, हमने बता दिया कि हमें इस जगह पर जाना है, उसने हमको वो टोकन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप जाते हो, वहां पे एक गेट टाइप का लगा होता है, वहां पर आप उस टोकन को स्कैन कराते हो, यस सर। ठीक है। यस सर। जब टोकन को स्कैन करते हो, डोर ओपन हो जाता है, फिर आप जाते हो, फिर जो डेस्टिनेशन आपका होता है उस हिसाब से आप उस मेट्रो ट्रेन में बैठते हो, और जो अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन होता है वहां पर आप जाते हो, और फिर टोकन को उसी बॉक्स में एक जगह होता है वहां पे ड्रॉप कर देते हो, फिर विंडो खुलती है, आप बाहर चले आते हो। ऐसा ही होता है कुछ? यस हाँ, यस सर। यस सर। लेकिन मैं अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं सिचुएशन में ये डाल रहा हूं कि आपने टोकन लिया, स्कैन कराया, आप अंदर गए, लेकिन जहां आपको जाना था वहां ना जाके आप 2 स्टेशन बाद किसी दूसरी जगह पे उतरे, और फिर आप जाके उस टोकन को आपने उसमें डाला, तो क्या वो जो दरवाजा है वो खुलेगा? नो सर। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि वहां सर मतलब बोलिए बोलिए, सर बताइए जहाँ बताइए। का टोकन लिया था तो उस पे स्पेसिफिक जो प्लेस होगा शायद उसको लिया गया होगा, मतलब कि अब अब मैं वहीं पे। अब मैं हाँ हाँ, अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। हमारी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो गेट्स हैं, जो सेंसर्स हैं, और जो टोकन आपको मिला है, उसमें डेटाबेस में एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन की वैल्यू डाल दी गई है। अब आप अगर उस डेस्टिनेशन से ज्यादा ट्रेवल कम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले वाले स्टेशन से उतर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी डेटा, उन्हीं सभी गेट्स पर उसकी एंट्री अलाउ है। लेकिन जो अगर उसके बाद आप किसी दूसरे गेट पे उतरते हैं, तो वो वहां पर उस डेटाबेस में उस पर्टिकुलर वैल्यू को उसने इनवैलिड घोषित कर रखा होगा, वहां पर उसको वो अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने जितनी पेमेंट की होगी उतने तक ही उसकी वैलिडिटी होगी। अब आप जब उस डिवाइस पर जाएं, क्योंकि वो डिवाइस जो है वो जुड़ी हुई है हमारे सिस्टम से, और हमारा सिस्टम जुड़ा हुआ है डेटाबेस से, वो तुरंत डेटाबेस में चेक करेगा क्या कि ये टोकन नंबर इस पर्टिकुलर गेट के लिए वैलिड है। अगर आपने वहां तक की पेमेंट की होगी उस डेटाबेस में, वो अगर एक्टिव होगा तो यस वैलिड है, आप बाहर चले जाएंगे। अदरवाइज आप अगर वैलिड नहीं है, आपके डेटाबेस में चेक करेगा नहीं है, तो आपको वो तुरंत वहीं पर रोक लेगा, आपका टोकन भी चला जाएगा और आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारा जो सिस्टम है उसको हमने अपने कंप्यूटर से एम्बेडेड कर दिया, जोड़ दिया। वो एक सिंपल सा सेंसर है, एक गेट है और एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसको हमने अपने कंप्यूटर से जोड़ दिया। और यहां पर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये हुआ कि वो जो टोकन मिला है उसको एक तरीके से एक काउंटर बना दिया कि वो चेक करे कि वो चीजें वैलिड हैं या नहीं। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। इस हार्डवेयर डिवाइस को एक सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है और अपने डेटा में सेव कर रहा है। अगर उसका डेटाबेस क्रैश कर जाए तो कोई कहीं भी टिकट लेके जा सकता है, कोई गेट उसको रोकेगा नहीं जाने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
ठीक है, वॉशिंग मशीन इसका एग्जांपल है, हम काउंटर सेट कर देते हैं, या ये वाला मैंने एग्जांपल दिया, या जो मॉल में जो सेंसर्स लगे होते हैं वो होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सिस्टम्स जहां पर हम इन डिवाइसेस को एम्बेडेड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, और वो उस चीजों को ऑपरेट कर सकता है। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। क्या कुछ पूछना है किसी को? नो सर। या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा समझना भी है। In this type of operating system, the computer work in cooperation with each other. रितेश है? रितेश? रितेश नहीं है। मयंक? मयंक, यस सर। ट्रेन का रिजर्वेशन कराया कभी? सर बहुत पहले, याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। अच्छा, ट्रेन का क्या मैकेनिज्म होता है, कुछ बताएंगे आप हमको? यस सर। सर टिकट लेना रहता है सर, हम्म, उसके लिए। जैसे और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मऊ से बनारस जाना है, ठीक है? आप मऊ से बनारस जाना चाहते हैं और आपने नेट पे चेक किया, टोटल नंबर ऑफ सीट जो बची हैं वो एक ही बची हुई है। किसी पर्टिकुलर ट्रेन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स एक हैं। अब आपने डिसाइड किया कि मैं इस सीट को बुक कराने जा रहा हूं, और अब दूसरी तरफ क्षितिज है, क्षितिज ने भी कहा कि नहीं, हमें भी जाना है और मैं भी बुक करा रहा हूं। आप गए काउंटर पे बुक कराने, क्षितिज अपने लैपटॉप पे बुक करा रहा है, अच्छा मुझे भी जाना है, मैं अपने मोबाइल से बुक करा रहा हूं। इस तरीके से करके 4-5 लोग हैं उस पर्टिकुलर सीट्स के लिए रिजर्वेशन बुक करा रहे। क्या वो एक सीट पांचों लोगों को अलॉट हो सकती है? नहीं सर। किसी एक को ही अलॉट होगी ना। वेटिंग में जी। मतलब आप एक सीट के लिए अलग अलग मोड ऑफ मीडियम से, अलग अलग मोड ऑफ वर्क स्टेशन से आप उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें राइट्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट उसी को होगा जो पहले करेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दिस इज अ मैकेनिज्म। जो पहले टिकट बुक कराएगा टिकट उसी को मिलेगा, उसके बाद जो बुक कराएगा उसको वेटिंग 1, उसके बाद जो बुक कराएगा उसको वेटिंग 2 एंड सो ऑन। एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमारे सिस्टम में जो भी चीजें हमने उनको अलग अलग मैकेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देयर आर लॉट्स ऑफ पैरेलल सर्वर्स आर वर्क, बट हमारा जो डेटाबेस है, जो हमारा सिस्टम है, वो एक ही है। उस सिस्टम को अलग अलग प्रोसेसेस से, अलग अलग वर्किंग स्टेशन से आप एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो अलॉटमेंट होगा वो विद द हेल्प ऑफ सम सर्टेन मैकेनिज्म। और यहां जो मैकेनिज्म है वो ये कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले टिकट पाएगा। एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। या क्लियर है? यस सर। जी सर। तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक नहीं दी। हाँ जी, कुछ पूछना है प्रिंस? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सॉरी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में जाना है? यू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? यस सर। मयंक जरा डिस्क्राइब करो, मयंक। यस सर। हाँ, सर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सर, अगर कई एक ही चीज के लिए अगर कई सारे लोगों का अगर कई सारे लोग अगर मांगेंगे तो जो पहले मांगेगा उसको पहले मिल जाता है, तो जो फर्स्ट जो डिमांड करेगा उसका दिस इज पहले अ होगा। वर्किंग क्राइटेरिया ऑफ अ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। और ये जब हम लोग पैरेलल रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, इफ यू वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सीट, देयर आर लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट्स with the help of mobile, with the help of counter, with the help of laptop and with the help of some other tools. बट जब हमारे पास इतनी सारी पैरेलल रिक्वेस्ट आएंगी, उसमें रिक्वेस्ट किसकी फुलफिल होगी, ये जिम्मेवारी किसकी होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक पहले से इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होगा जो ये डिसाइड करेगा कि मेरा क्या क्राइटेरिया है। जैसे मेरा मान लीजिए क्राइटेरिया ये है कि अगर मेरे पास 10 रिक्वेस्ट आती हैं और अगर उसमें कोई सीनियर सिटीजन है तो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा। तो भले अगर उसमें किसी ने पहले अप्लाई किया हो, लेकिन अगर उन 10 में से कोई सीनियर सिटीजन है तो उसकी रिक्वेस्ट पहले फुलफिल होगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ प्रोटोकॉल, दिस इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। और ये नियम कानून हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल वो सीट जो है वो सीनियर सिटीजन की है,
तो वो सीट सीनियर सिटीजन को ही मिलेगी, चाहे 50 लोग अप्लाई कर दें। उसमें जो सीनियर सिटीजन होगा उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर वो सीट की अलॉटमेंट होगी। So this is a basic criteria, and this criteria is implemented with the help of operating system. So this is a concept of distributed operating system. यस Brains, yeah. अब आते हैं, हमने ऑपरेटिंग, प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अभी हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट यूज पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक अनदर कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। अब मैं दो चीजें आपके सामने लिखने जा रहा हूं। एक है एच एल एल और एक है एल एल एल। दिस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज एंड दिस इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो जो हम लोग यूज करते हैं वो लैंग्वेज। लेवल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज है जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1s, जिसमें 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब या दिस इज द बाइनरी नंबर। हमारा कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। दैट इज इन फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1s। बट जो हमारी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो पाइथन की प्रोग्रामिंग हो, वो लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर वो तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, और कंप्यूटर को समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज। तो हमें कोई एक ऐसा टूल चाहिए था, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए था जो हमारी समस्या को आसान कर सके। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी भाषा को उसकी भाषा में कन्वर्ट कर सके और उसकी भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट कर सके। This is simply done with the help of language interpreter. This is done with the help of language processor that is responsible to convert high level language into a low level language and low level language into a high level language. That is done with the help of language processors. अच्छा, इसका एक मैं दूसरा एस्पेक्ट लेता हूं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज आती है और किसी को हाई लेवल लैंग्वेज आती है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज? कोई बताएगा? हाँ, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। अगर कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास जो आपको कोई कि जैसे आप स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वहां पर जो आपको श्रोतागण है, जो आपको सुन रहे हैं, उन सबको हिंदी आती है, लेकिन आपने जो थीम तैयार की है वो इंग्लिश में है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपके सामने? तो हमें यही प्रॉब्लम आएगी कि हम उन लोग को समझा नहीं पाएंगे कि हम बोल नहीं पाएंगे। हाँ, आपको एक इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ेगी। बगल में एक इंटरप्रेटर खड़ा होगा, आप पहले एक लाइन बोलेंगे। अब देखिए क्या होगा, पहले आप एक लाइन बोलेंगे, फिर वो उस लाइन को कन्वर्ट करेगा। आपने देखा होगा अक्सर, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी या कोई बड़ा नेता कोई दूसरी जगह जाता है जहां की उसको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो क्या करता है, पहले एक सेंटेंस बोलता है, फिर जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है उस पूरे सेंटेंस का अनुवाद करके वहां के लोगों को समझाता है, फिर वो दूसरी लाइन बोलता है, वो उसका दूसरा, यानी लाइन बाय लाइन। एक लाइन उसने बोली, दूसरा तरीका क्या है कि पहले एक पूरा भाषण खत्म कर लें, मैं पूरा बोल डाला, उसके बाद बोलने के बाद वो पूरा जो उसने बोला है उसको एक साथ कन्वर्ट कर। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम लाइन बाय लाइन वो कन्वर्जन करते हैं, या एक बार में पूरा का पूरा पढ़ लिया और फिर पूरा का पूरा उसको बता दिया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जी। यस सर। हाँ, तो वही हमारा ये है, कुछ अलग नहीं है। Yes, sir. तो लैंग्वेज Yes, sir. प्रोसेसर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं लाइन बाय लाइन अनुवाद करूं, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करूं, तो वो काम करेगा इंटरप्रेटर। और अगर मैं पूरा एक बार बोलूं और दूसरा व्यक्ति फिर उसको बोले, यानी इन वन गो, पहले मैंने कंप्लीट कर लिया, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। So the basic definition of compiler,
Compiler is responsible to convert high level language into machine level language or machine level language into high level language in one session, एक बार में ही. और interpreter converts high level language into low level language and low level language into high level language line by line. ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और कंपाइलर जो होता है वो एक ही बार में वन सेशन वन गो में कन्वर्ट कर देता है. क्लियर है? यस सर. मुझे नहीं लगता Yes, कि sir. इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, दोनों सिंपल हैं एकदम. यस सर. हाँ, अब आता है हमारा तीसरा, असेंबलर. असेंबलर एक्चुअली हाई लेवल और लो लेवल से थोड़ा सा अलग है कि तीसरी लैंग्वेज इसके बीच में आ जाती है. दिस इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज. अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने दो के बारे में बताया कि एक हाई लेवल लैंग्वेज जो हमें आती है, जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज सर वो होती है जो मशीन को समझ में आती है. तो सर ये असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन लेवल लैंग्वेज के बहुत क्लोज है. मतलब यू कैन से दिस इज अ वन फॉर्म ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज. जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझने में, इंटरप्रेटर को समझने में मुश्किल होती है. हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने से बेनिफिट यह है कि प्रोग्रामर का काम तो आसान हो जाता है. वो आसानी से कोई प्रोग्राम बना तो सकता है, लेकिन उसके लिए इंटरप्रेटर को या कंपाइलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कन्वर्ट करने के लिए. मतलब उसमें सारा का सारा हेडक जो हो जाता है वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर का है. वो समझे कि कैसे कन्वर्ट करना है, वो तो बोल के खाली हो गया. लेकिन असेंबली में क्या होता है कि एक असेंबली एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे तरीके से मशीन लेवल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन इट इज वेरी क्लोज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोगों को भी समझना इतना आसान नहीं है. तो जो पुराने प्रोग्राम्स होते थे उसमें जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते थे वो असेंबली लैंग्वेज में करते थे. और आज भी जो प्रोग्राम असेंबली लेवल लैंग्वेज में बनते हैं उनको अगर हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, और उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत फास्टर आता है. इट इज मच मच बेटर देन हाई लेवल लैंग्वेज. तो जो पुरानी प्रोग्रामिंग होती थी, जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तब हम जो प्रोग्रामिंग करते थे वो हाई असेंबली लैंग्वेज में करते थे. इट मींस असेंबलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज इनटू अ असेंबली लैंग्वेज. दिस इज अ सिंपल टास्क. ठीक है? कोई सर डाउट हो तो आप लोग हाँ पूछिए. सर ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर थे, यानी कि सर ये हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं हाई अगर लेवल वो. लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज. तो सर ये असेंबली लैंग्वेज भी कोई लिखता होगा ना, जैसे हम लोग तो बस हाई बिल्कुल लेवल लिखते हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल. चला जाता है मैं वही मशीन बात लेवल तो पे. आपको बता रहा हूं. आज भी देखिए जितने प्रोग्रामर्स हैं, या आप कहिए कि जो वास्तव में जो प्रोग्रामर्स हैं वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं. आज भी जो मैंने एम्बेडेड सिस्टम की जो बात बताई ना आपको, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा. एम्बेडेड सिस्टम की जो बात मैंने आपको बताई है उसमें जो हमारी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग होती है, जिसको हम हार्डवेयर प्रोग्रामिंग ना कह के असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसमें वो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें असेंबली लेवल की प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है ताकि हमें फास्टर रिजल्ट्स मिलें. कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि दो प्लेन एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं. जब वो 2 मीटर या 3 मीटर या 5 मीटर की दूरी पे रहते हैं तो हम एक को कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं कि तुरंत अपनी डायरेक्शन को चेंज करिए. तो वहां पर जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए वो तुरंत भैया ऐसी प्रोग्रामिंग चाहिए, ऐसी कोर प्रोग्रामिंग चाहिए कि तुरंत उसको प्रोसेस करे और वो कन्वर्ट कर दे. क्योंकि अगर नैनो सेकंड की भी देर हो गई तो उन दोनों में कोलिजन हो जाएगा. ओके सर. देखिए कोई भी चीज बेटर वो है जो आसानी से समझी जा सके. और मैंने बताया ना कि असेंबली लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है वो मशीन लेवल के बड़े क्लोजर है, वो कंप्यूटर को आसानी से समझ में आती है. यानी उसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर्स को बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म नहीं करने पड़ते. उसमें जो मेमोरी होती है वो बहुत फास्टर होती है मेमोरी, क्योंकि उसमें हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं और यहाँ हम मेमोरी का यूज कर रहे हैं. मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट स्पीड जो होती है वो रजिस्टर्स की होती है. अगर आप लोग इंटरनेट पे जरा सर्च करिए असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. लेकिन आजकल हम लोग इस प्रोग्रामिंग को नहीं पढ़ाते.
या हमारे करिकुलम में नहीं है। हम लोग आज जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो हाई लेवल पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारा मेन मोटिव ये है कि हम प्रोग्राम को आसानी से बना सकें। हमारा काम आसान हो गया, यूजर फ्रेंडली हो गया, लेकिन मशीन का काम मुश्किल हो गया। उसको नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा करने पड़ते हैं, उसको कंप्यूटेशंस ज्यादा करने पड़ते ओके सर। हैं। ठीक है। सर हाँ सर पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है या सर, तो पाइथन अगर हाई लैंग पाइथन सर पाइथन जी सी प्लस प्लस जावा जितनी आपने सुनी है, लगभग लगभग सब हाई लेवल लैंग्वेज। सर असेंबली लैंग्वेज का कोई एग्जांपल? असेंबली लैंग्वेज इज खुद ही एग्जांपल है। कल मैं आपको एक्चुअली, हम लोगों ने अभी प्रोग्रामिंग शुरू नहीं की है ना, क्योंकि जब अगर हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो एडिशन का प्रोग्राम बनाने आप हाई लेवल लैंग्वेज में 1-2 लाइन में बना दोगे, और जब आप वहां एडिशन का प्रोग्राम बनाओगे तो उसके लिए आपको 10-20 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लिखने हैं, कंप्यूटेशंस हमें, क्योंकि मशीन कोड है उसको इजीली समझाना है, तो वहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा है। यूजर के लिए काम मुश्किल है, लेकिन यहाँ यूजर के लिए काम आसान। बैकग्राउंड प्रोसेसेस ज्यादा है हाई लेवल में। हाँ, जी सर। एनी क्वेरी? सर ये डायरेक्टरी क्या होता है? अभी आपने शुरुआत में एक बोला था डायरेक्टरी। डायरेक्टरी डायरेक्टरी का मतलब कुछ अलग नहीं है। डायरेक्टरी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक दिस इज अ सिंपल कंप्यूटर टर्म। मैं थोड़ा माई कंप्यूटर ओपन करना चाहता हूँ। वन सेकेंड। एग्जाम्पल मैंने, हाँ, यहाँ डेस्कटॉप है। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया। वन सेकेंड। कोई ऐसी फाइल के पास जाना चाहता हूँ जहाँ ज़्यादा डेटा हो। तो ये रहा डी ड्राइव। ये हमारा डी ड्राइव है। डी ड्राइव में देवनागरी पे गया। अब ये देखिए, इसकी डायरेक्टरी क्या हो गई? माई कंप्यूटर के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर इतनी सारी फाइल्स। तो ये इसकी एक तरीके से डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन हो गई, उसका सोर्स हो गया, उसका यूआरएल हो गया, कंप्लीट एड्रेस हो गया। डायरेक्टरी का मतलब ये हो गया कि वो पर्टिकुलर चीज जिसको आप सर्च करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट किस पोजीशन पर है। उस सेंस में आप डायरेक्टरी का मतलब समझ। सही है? यस। हाँ, और कुछ? ये देखिए, ये जो मैं बगल में ये जो व्यू दिख रहा है ना आपको, डेस्कटॉप मैंने ओपन किया, डेस्कटॉप में इतनी सारी फाइल्स है। किसी पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन किया, उसके अंदर कोई फाइल, फिर उसके अंदर फाइल। दिस इज अ डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरीज इन अ फोल्डर और अ सब फोल्डर। या एनी क्वेरी? प्लीज, जिसके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो वो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को बाद में दिक्कत होगी। किसी को कुछ पूछना हो? एनी क्वेरी? सर डायरेक्टरी को लोग फोल्डर कह सकते हैं? नहीं, आप फोल्डर नहीं कह सकते। आप फोल्डर नहीं कह सकते, क्योंकि फोल्डर तो एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई, और डायरेक्टरी का मतलब ये, डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी का मतलब ये हो गया कि किसी फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप से गुजरना पड़ता है। दिस इज डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी डिस्क्रिप्शंस। जैसे कोई ओके चैप्टर है, सर। एक कोई चैप्टर है, उसके अंदर कोई टॉपिक है, फिर उसके अंदर एक सब टॉपिक है, फिर उसके अंदर एक सब टॉपिक है। इस तरीके से समझिए। हाँ, कुछ और? यस सर। नो सर। आर्ची, आर्ची कुमारी? यस सर सर। समझिए जरा एक बार बता दीजिएगा। वन सेकेंड, मैं अभी एक एक करके पूछ रहा हूँ। हाँ आर्ची, कोई डाउट? सर हाँ, पहले हम लोग ये असेंबली लैंग्वेज से ही जो पता कि कंप्यूटर पे कुछ भी प्रोग्राम करते थे तो या इसी से करते थे। या पहले जो हमारी लैंग्वेज यूज होती थी वो असेंबली होती थी। फिर हम लोगों को ये लगा कि हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रोग्रामिंग करने में, तो हम लोगों ने मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। ओके सर। अब यस हमारा सर। काम तो आसान हो गया, लेकिन मशीन का काम और इंटरप्रेटर और कंपाइलर और असेंबलर का काम मुश्किल हो गया। हाँ सर हाँ, सर बताइए। अभी आप बोले हैं कि मिडिल लेवल लैंग्वेज, सर वो क्या होता है?
लैंग्वेजेस की भी बहुत सारी जनरेशन होती हैं। जैसे कल मैं उस दिन मैं मोबाइल पढ़ा रहा था ना, मोबाइल कंप्यूटिंग, तो मैंने कहा कि मोबाइल की बहुत सारी जनरेशन है। आप लोगों ने ही कई जनरेशन देखी है। आज आप 4G यूज कर रहे हो, 5G आने वाला है, तो 4G और 5G में क्या अंतर है बताओ? सर जनरेशन का स्पीड अंतर है, नेटवर्क। और क्या अंतर है? स्पीड एंड जनरेशन। स्पीड का अंतर है, इफिशियंसी का अंतर है। वही यस अंतर सर। हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जो थी उनके पास प्रोग्रामिंग राइट्स तो थे, लेकिन इतने ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं थी कि आप हर चीज बना सकें। आज जो आपके पास पाइथन है ना, आप पाइथन से वो मैथ्स में जो आप लोगों ने पढ़े थे, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, ये वो सब बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। लेकिन मैंने C++ पढ़ाई है इतने दिनों से, मैंने आज तक वो सब चीजें नहीं बना पाया मैं, C या C++। लेकिन पाइथन ने मुझे एक ऐसी लाइब्रेरी दी है जिसकी हेल्प से मैं वो सब चीजें भी बना सकता हूँ। तो ये अंतर है। हम लोगों का जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मैपिंग करने का जो पैटर्न है, जो प्रोग्रामिंग का पैटर्न है, वो बढ़ गया हर लैंग्वेज के अंदर। जो हमारी पहले की लैंग्वेजेस में वो चीजें करने में हमें या तो मुश्किल होती थी या नहीं कर पाते थे, आज हम वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। एनी डाउट? नो सर। तो ठीक है, मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट अब है नहीं, तो हम लोग अपने सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब आप लोग क्विट कर सकते हैं।